हम देखेंगे आज धातु कार्बोनेट तथा धातु वाई कार्बोनेट की अभिक्रिया पढ़ेंगे। दो प्रकार के साथ में अभिक्रियाएं मिलेंगी आपको, एक अम्ल के साथ में अभिक्रियाएं दी गई हैं और दूसरी दी गई है क्षार के साथ में भी अभिक्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो पहले अम्ल के साथ में अभिक्रियाएं देखते हैं, फिर क्षार के साथ में अभिक्रिया देखते हैं। पहले अम्ल के साथ में अभिक्रिया देखेंगे, अम्ल के साथ में अभिक्रिया देख लेते हैं। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ में क्रिया करती है तो क्या बनाती है? अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करती है तब क्या बनता है, यहाँ देखिए क्लियर लिखा है, आप इसमें देख पाएंगे कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ में क्रिया करती है, ये अम्ल है और ये है यहाँ पर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी तब बनेगा लवण, CO2 और जल यहाँ प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर बनते हैं, प्राप्त होते हैं। तो हम इसे उदाहरण की सहायता से देखेंगे। ऐसा कैसे सेम है कि अम्ल जब धातु वाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तब क्या बनेगा, तब भी आपके पास लवण, CO2 और जल प्राप्त होगा। ये कि यही संरचना स्ट्रक्चर यहाँ रहेगा, बस सूत्र अलग हो जाएंगे। चलिए उदाहरण सहित हम देख लेते हैं। HCl की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराना, तो धातु कार्बोनेट का सूत्र होता है भैया, कार्बोनेट है CO3 ग्रुप और धातु में Na ले रहा हूँ तो Na में 2 लगाना पड़ेगी क्योंकि कार्बोनेट होता है डाई नेगेटिव। अब इसकी क्रिया कराएंगे तब बनेगा यहाँ पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बना देते हैं लवण। यहाँ पर लवण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, Na की संख्या 2 है तो Cl की संख्या भी 2 करना पड़ेगी, बैलेंस ही आगे लगाएंगे हम 2, ठीक। तो Cl भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और हम लिखेंगे 2NaCl क्योंकि एक Na के साथ में एक ही Cl जाता है तो 2NaCl बन गया। अब यहाँ पर से 2 H बचे, यहाँ कार्बोनेट लिखा है, कार्बोनेट से 2 H, एक ऑक्सीजन लेकर बाहर हो जाते हैं, जल बना देते हैं, ये बना देंगे जल प्लस। अब आपको ये पता चल चुका है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन हट गई है, एक ऑक्सीजन माइनस कर दो 3 है तो कितना बचेगा 2, यहाँ लिखेंगे अपन 2। ये इसकी क्रिया हो गई। और भी अगर आप देखना चाहते हैं और भी एग्जाम्पल आपके पास मिलेंगे। H2SO4 अम्ल है, धातु कार्बोनेट ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये ही धातु कार्बोनेट ले रहे हैं, अलग से नहीं ले रहे हैं। चलिए NO2CO3 इसकी क्रिया कराओगे तब आपको ये पता चलेगा Na की संख्या यहाँ पर 2 है क्योंकि इसके ऊपर प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज है। ये सीधे सीधे ही आपस में क्रिया कर लेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। यहाँ पर क्रिया करेंगे तो देखिए SO4 Na2 जुड़कर बना देंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ बना देंगे Na2SO4, ये बन जाएगा। बचा क्या, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हैं, कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन लेगा, एक ऑक्सीजन लेकर बना देगा H2O। अब कार्बोनेट में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो ये बचा क्या, CO2, यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा। और भी सूत्र हैं इनके, अगर देखना चाहें तो बहुत सारे सूत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट पर ले लो, H2SO4, अगला समीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, हमने सूत्र चेंज कर लिया है, CaCO3 ले लिया है। तो यहाँ भी आप देख पाएंगे Ca के ऊपर डाई पॉजिटिव है, सल्फेट के ऊपर डाई नेगेटिव है, तो ये सीधे सीधे ही जुड़ जाएंगे, यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बन जाएंगे आपके CaSO4 अर्थात कैल्शियम सल्फेट, ठीक। और यहाँ पर से 2 H और कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन लेगा, ये देगा तो ये बना देगा H2O, ये बन जाएगा H2 प्लस। यहाँ पर बचा क्या, कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन निकल गया तो ये बचेगा CO2, यहाँ पर घटा दीजिए इसे तो ये बचेगा CO2, पता चल गया अभी, तो CO2 बच गया तो CO2 को यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा होगा ये सब जो बने हैं, जिन्हें मैं घेरे में बंद करूंगा, देखिए ये सब लवण है, पूरे के पूरे ये लवण है, ये आगे बैठे हैं, ये लवण बन रहे हैं, ये सब लवण है।
क्या है जी, लवण। इनको लवण कहा जाता है। और जहाँ पर ये आपको दिखाई रही है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और H2O बन रहे हैं। तो ये समीकरण में आपको तीनों समीकरण में यही बताया गया है कुल मिलाकर कि जब धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया होती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं। और हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन में देखा था, देखिए यहाँ पर ये बताया गया था कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। हमने देख लिया है। दूसरा इसी में दिया गया है, ये पहला पॉइंट था, इसका पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है, ये धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अभी हमने कर ली है धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हो गई, धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया देखना है। अब धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हम इन पर देखते हैं। चलिए कि किस प्रकार से धातु बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है। सबसे पहले एक अम्ल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लेते हैं। अम्ल फॉर्मूला सूत्र हमने ले लिया है HCl। अब धातु बाइकार्बोनेट हमको लेना है तो धातु बाइकार्बोनेट में हम लेंगे NaHCO3। ये बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3 बाइकार्बोनेट है। यहाँ पर ये इतना है वो बाइकार्बोनेट कहलाता है। और यहाँ सोडियम आगे लगा है तो इसका नाम है कि इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की जब क्रिया कराई जाएगी तो अभी आपको लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होगी, ये मान लीजिए। और यहाँ से हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए किस प्रकार से वो प्राप्त होगी। तो यहाँ पर से Cl और Na आपस में मिलेंगे और बना देंगे NaCl। तो यहाँ पर बनेगा NaCl, ये बन जाएगा NaCl प्लस बनेगा H2O। H2O बनेगा कैसे, अब यहाँ पर आप H2O कैसे बनता है ये देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि H2O कैसे बनेगा। यहाँ देखेंगे एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेना है। तो यहाँ पर से जब एक ऑक्सीजन लेंगे तो आपके पास देखिए ये बनेगा जल, H2 प्लस लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ से अब एक ऑक्सीजन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से CO3 से, तो यहाँ बचेगा CO2। एक ऑक्सीजन निकल गया है इसलिए CO2 बचा है। तो ये यहाँ पर बन जाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। लवण का नाम क्या है, लवण का नाम आप लिख सकते हैं, क्या है आपको पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ, सोडियम क्लोराइड लवण का नाम है, ये नाम आप लिख देंगे। इसके और भी एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं, हम देखना चाहें तो और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देखेंगे, समीकरण इसी के आधार पर देख लेते हैं। अम्ल यही रहेगा, अम्ल चेंज कर देते हैं हम थोड़ा सा। ये हमने अम्ल चेंज कर दिया, देखिए H2SO4 हमने अम्ल ले लिया है। अब ये H2SO4 किसके साथ में क्रिया करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। सूत्र का नाम सेम है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऊपर लिखा है, वही सोडियम बाइकार्बोनेट ये है। अब बैलेंसी हमें पूरी करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात होती है। बस बैलेंसी पर ही हमें ध्यान देना होता है और कुछ नहीं ज़्यादा। आप यहाँ देख पाएंगे सोडियम की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1। पिछले सूत्र में हमने देखा था सल्फेट के साथ में जब सोडियम क्रिया कर रहा था तो वहाँ पर 2 सोडियम की आवश्यकता थी। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे सल्फेट के साथ में जब क्रिया कर रहा था 2 सोडियम की आवश्यकता है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो 2 सोडियम की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 सोडियम नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर दिया तो हमारे पास सोडियम की संख्या हो गई है 2, तब हम इसे लिख सकते हैं Na2। क्योंकि ये इसी रूप में लिखा जाता है, सल्फेट पर 2 ऋणावेश होते हैं, मैं पूर्व में बता चुका हूँ। तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 हाइड्रोजन, देखिए 2 का गुणा हो रहा है, ये देखिए 2 का गुणा हो रहा है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितनी हो गई है, 4। कार्बोनेट की संख्या कितनी हो गई है, 2 का गुणा हो रहा है पूरे सूत्र में, तो कार्बोनेट की संख्या हो गई है 2। तो 2 कार्बोनेट हो गए हैं तो 2 CO2 हमारे पास बनेंगे। तो 2 CO2 हमारे पास बनेंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 CO2। अब 2 CO2 बाहर निकल गए तो 2 ऑक्सीजन और बची होंगी, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन निकली है और जहाँ हो रही थी 2 तिया 6 ऑक्सीजन, 6 में से 4 ऑक्सीजन निकल गई, 2 ऑक्सीजन अभी भी हमारे पास बची हैं और 4 H हमारे पास बचे हैं। तो 4 H और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 2 जल के अणु बना देंगे। तो यहाँ पर दोगुने जल के अणु प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की क्रिया
और समीकरण मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप देखना पसंद करते हैं तो मैं और समीकरण यहाँ पर दूंगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेंज किया। अब यहाँ पर आपके सामने H2CO3 ये ले लिया मैंने, ये भी एक अम्ल है और इसकी क्रिया बाइकार्बोनेट के साथ में कराना। सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह अब मैं ले लेता हूँ इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में यहाँ पर ले लेता हूँ। मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैं ऐसे ही और सूत्र बता दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया। अब हमारे पास कितने बचे, 2H यहाँ बचे, तो इसमें 2 का गुणा करो। बाइकार्बोनेट में 2 बार लिखो, बाइकार्बोनेट को 2 का गुणा हो रहा है ना, तो इसे 2 बार लिखेंगे। ये 2H यहाँ से निकल गए, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई, ये तो 2H 4H हो गए। अब एक ऑक्सीजन और चली गई यहाँ से, ये गई, एक ऑक्सीजन यहाँ से चली गई, ये गई, तो 4H के साथ में 2 ऑक्सीजन जा सकती है, तो 2 जल के अणु बन गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितनी बचेगी, 2 CO2। अब ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले जो आपको बनाना नहीं आए पूछ लेना चाहिए या फिर बना के देख लेना चाहिए। जब तक आप इन्हें बना के नहीं देखोगे, इनसे दोस्ती नहीं करोगे, आपको समझ में आने वाले नहीं है। धनात्मक ऋणात्मक मूलक यदि आप विज्ञान लेते हो, विज्ञान का मतलब बायोलॉजी लेते हो या गणित लेते हो, तो आपको इनकी हमेशा जरूरत पड़ेगी जब तक आप पढ़ोगे। तो आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? और ये सब चीजें मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो आपको 12वीं में समीकरण को संतुलित करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीजें अभी सीखने वाली है। अब ऐसे ही और समीकरण देख सकते हैं, बाइकार्बोनेट वाला और उदाहरण आप देख सकते हैं। अब हमने अम्ल चेंज कर दिया, H2SO4 ले लिया है, प्लस बाइकार्बोनेट का सूत्र चेंज कर दें हम। अब हम कर दें यहाँ बाइकार्बोनेट कर दिए हमने, जैसे कि एल्यूमिनियम। अब मुझे आप बताएंगे एल्यूमिनियम पे कितने धनावेश होते हैं? आपको ध्यान है, ये रहा एल्यूमिनियम पे धनावेश की संख्या, देखो कितने हैं जी, 3। तो ये पढ़ाई करना जरूरी है ना, तभी तो याद होंगे। अब एल्यूमिनियम पे 3 धनावेश हैं और सल्फेट पे 2 ऋणावेश हैं, तो भैया इनका क्या होगा, कैसे सूत्र बनेगा बताओ? एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या बनेगा? मैंने सीधा सीधा ही तो बताया था, इसकी संख्या का गुणा इसमें कर दो और इसकी संख्या का गुणा इसमें कर दो। तो ये 2 सल्फेट का गुणा, जो 2 ऋण आयन है इनका गुणा यहाँ कर देंगे, और 3 का गुणा सल्फेट का गुणा इधर कर देंगे, और एल्यूमिनियम के 3 का गुणा कहाँ कर देंगे, सल्फेट में कर देंगे। तो SO4 में गुणा करने के लिए इसे कोष्टक बंद करना पड़ेगी। अब जो बन गया सूत्र। सूत्र बनाना बड़ा कठिन कार्य नहीं है, कठिन कार्य है तो आयनों को याद करना, और आयनों को याद करना इसलिए कठिन कार्य है कि कभी हम करते ही नहीं है। अब हम यह देखेंगे कि हमारे पास बचा क्या है ले देकर। क्या एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट का सूत्र सही लिखा था मैंने? जब इसके पास देखो, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज थे, तो कोष्टक में बंद करके हमने 2 का गुणा किया। अब एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हमें इसे ऐसे ही लिखना चाहिए? तो कैसे लिखना चाहिए? कोष्टक में बंद करके कितने का गुणा करना चाहिए? 3 का गुणा करके। तो ये बोलो ना, अब 3 का गुणा कर दिया। अब हमारे पास HCO3 कितनी बार लिखा हो गया, बोलो? 3 बार लिखा हो गया कि नहीं? ये 3 बार लिख दिए हमने HCO3, ये 3 बार लिखा हो गया। ऐसे बोलोगे, ऐसे साथ भैया आप एक कदम चलोगे ना, तो मैं आपके साथ 4 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक स्टेप ही नहीं रख रहे, तो मैं 4 स्टेप कैसे रखूंगा? ये है ना बात। अब देखिए आप, ये 3 का गुणा हो गया, और एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र तो जहाँ बन गया, लेकिन एल्यूमिनियम के सूत्र में आपने देखा है कि हमने जब बनाया है तो बैलेंसी पूरी करने के लिए 2 लगा दिया ना। तो समीकरण में आप मुझे जहाँ बताएंगे कि 2 कहाँ लगा हुआ है, यहाँ 2 लगाया क्या बताओ? नहीं लगा। तो क्या करें हम, समीकरण में आगे 2 से 2 से गुणा कर दें, एल्यूमिनियम के आगे 2 से गुणा कर देंगे तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 2 हो गए। अब सल्फेट की संख्या कितनी है, यहाँ 3 से गुणा हो रहा है, तो हमें यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगी पूरे सूत्र में? 3 से गुणा कर दिया। अब एल्यूमिनियम भी 2 हो गए और SO4 भी 3 हो गए, बैलेंसी बराबर हो गई, ठीक है। अब H कितनी हो गए हमारे पास, 6 H हमारे पास यहाँ हो गए। अब कार्बोनेट की संख्या कितनी हो गई, 2 का गुणा कर दो, 2 3 6, तो कार्बोनेट भी कितने हो गए, 6। अभी लिखे कितने हैं मैंने, 3।
3 और लिखूंगा, 3 कार्बोनेट और लिखता हूं मैं। चलो 2 का गुणा इधर कर देता हूं, 2 का गुणा इधर कर दूं, 2 का गुणा इधर कर दूं, हो गए 6। 6 और 6 कितने एच हो गए हमारे पास? 12। 12 एच हो गए ना 12 एच। तो 12 एच मैं लिखूंगा कैसे? यहाँ पर इस प्रकार से 12 एच को लिखूंगा, 6 दूनी 12 हो गए। अब 12 एच के साथ कितनी ऑक्सीजन जाएंगी बताओ? 6। जब 2 4 के साथ में 2 ऑक्सीजन जा रहे हैं ना जी, ये देखो। अब 6 के साथ 12 एच के साथ कितनी जाएंगी? 6। अब 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ देखिए कितने कार्बोनेट हैं? 2 2 2, मतलब यहाँ पर से 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगी, 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगी और 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगी। कितनी ऑक्सीजन हो गई? 6। तो ये आ गई 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ कितने कार्बोनेट हमारे पास बचे? 2 का गुणा हो रहा है प्रत्येक कार्बोनेट में। कितने कार्बन डाइऑक्साइड बचे? 2 2 2 6। ये बचे 6 कार्बन डाइऑक्साइड। भैया ये समझ में आया कि नहीं? तो ये आप जब तक करोगे नहीं ना बेटा, तब तक समझ में नहीं आएगा। ये आपको ऐसे लगेंगे यार दिमाग खराब हो गया कहीं। दिमाग खराब नहीं होता, लेकिन जब तक हम नहीं करते तब तक ही दिमाग खराब होता है। अब इसे करते कैसे? यदि हम खुल के करते तो, खुल के मतलब आप लोग यदि नहीं आता तो आप लोग कैसे करते? आप लोग ऐसे करते कि एल्यूमिनियम, यहाँ पर आप लिख रहे थे सूत्र क्या था इसका? हाँ, बाइकार्बोनेट। अरे H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं बाइकार्बोनेट की, ठीक है, बस इतना पता करना है मुझे। तो ये हमारे पास H2SO4 है। अब देखना खुल के करेंगे, ठीक। H2SO4 है और साथ साथ में काय की क्रिया हो रही है? एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट की क्रिया हो रही है। तो एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट जब भी लिखा जाता है तो भैया बाइकार्बोनेट पर 1 ऋण है, एल्यूमिनियम पर 3 धन है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, बैलेंस ही पूरी। अब यहाँ देखेंगे हम 3 का गुणा हो गया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सूत्र बनता है उसके लिए काय की आवश्यकता होती है? एल्यूमिनियम में सल्फेट 3 बार जुड़ेगा, तो इस सल्फेट को हम 3 बार लिख लेते हैं उठाकर। ऐसे खोल के स्ट्रक्चर संरचना बनाते हैं। ये 3 बार लिख लिया हमने बैलेंस ही पूरी करने के लिए, क्योंकि हमें तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र चाहिए ना, ऐसा Al2SO4 चाहिए, और वो भी कोष्टक में बंद करके 3। तो ऐसा करने के लिए एल्यूमिनियम को कितनी बार लिखना पड़ेगी? 2 बार। तो जिस सूत्र हमने 2 बार लिख लिया, AlSCO3। इस तरीके से काम होता है इनका, हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो जाता है वो कितने के साथ जाता है? यहाँ से 2 के साथ। तो ये देखो, ये जा रहा गली मोहल्लों से निकलकर, ये बन गया। तो ये बन गया हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, तीर का निशान लगा दो, प्लस। अब हमारे पास क्या बचा? 2H जे है, 2J है, 2J है, तो 3। अब यहाँ से भी कितने H हुए? गुणा करके देख लो, 3H यहाँ से निकलेंगे और 3H यहाँ से निकले ना। 3H देखो, ये 3H, ये 3H, कितने H हो गए? 6H। 3 ऑक्सीजन इसमें से निकलेंगी, मतलब 3H यहाँ से निकले, 3 ऑक्सीजन यहाँ से निकली, 3H यहाँ से निकले और 3 ऑक्सीजन यहाँ से निकली। तो अब हमें समझ में आया कि 3H ये, 3H ये, तो टोटल मिलाकर होगा 6H। यहाँ लिख दो भैया 6H के सामने 6H, 2H इसके सामने लिख दिए, 2H इसके सामने लिख दिए, ठीक है, और 2H इसके सामने लिख दिए। अब ऑक्सीजन कितनी है? 3 ये हैं और 3 ये हैं, 6। भैया 2-2 ऑक्सीजन दे दो सभी, 2 ऑक्सीजन इन्हें दे दी, 2 इन्हें दे दी, 2 इन्हें दे दी, बन गए ये 2-2 जल के अणु 3 बार। तो जो हो गए 2 3 6 जल के अणु हो गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बची होंगी? 3 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होंगी, ये 3 का गुणा हो रहा है, 3 इसमें होंगी, ठीक है, कितनी हो गई? 6। इस प्रकार से खोल के समझ सकते हैं। और ऐसे भी नहीं खोलें तो और स्ट्रक्चर खोल सकते हैं। कैसे? एल्यूमिनियम से 3 कार्बोनेट जुड़े हैं, तो 3 बाइकार्बोनेट को ऐसे जोड़ के लिख दो, अलग संरचना समझ में आ जाएगी। ऐसे लिख दो, फिर एक और एल्यूमिनियम को भी आप ऐसे ही लिख दो, 3 कार्बोनेट को ऐसे जोड़ के, 1 2 3 CO3 और जोड़ो, ऐसी संरचना खुल जाएगी। ये और दिमाग खराब करने वाला है, सही है कि नहीं?
और स्ट्रक्चर खुलवाया। तो ये सब और डिटेल में भी बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन कहा कि आप लोगों को डिटेल में ज़्यादा बताने से आप लोगों को दिमाग खराब करना है, तो आप छोटी सी चीज़ याद नहीं कर पाए। तो ये जब ये चीज़ें याद कर लोगे ना आप, इस समीकरण आपको ऐसे सरल लगने लगेंगे, बहुत अच्छे लगने लगेंगे जब ये याद कर लोगे। दिख रहा है ना, समीकरण संतुलित करने के लिए धनात्मक मूलक, फिर इसके बाद दिए गए हैं ऋणात्मक मूलक। तो ये 2 लाइन तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखो, ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं। इनसे ही आप सूत्र बनाना सीखोगे, इनसे ही मिटाना सीखोगे, इनसे ही तोड़ना सीखोगे, इनसे ही समीकरण संतुलित होगा। इनके अलावा कुछ नहीं होगा। यदि ये नहीं आते तो आप नहीं कर पाओगे, फिर समस्या हो जाएगी।